आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर के सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्राइम मिनिस्टर के न्यूक्लियर मिशन की। जी हाँ, यूनियन बजट 2025-26 में किया गया न्यूक्लियर मिशन का ऐलान भारत के एनर्जी के मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली लाने की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए ये जो मिशन है न्यूक्लियर पावर में भारत को एनर्जी के एक बड़े सोर्स के तौर पर उभरने के काबिल बनाने का दमखम भी रखता है। और ख़ास बात यह भी है कि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को तरक्की देने की बेपनाह सलाहियत भी है इसमें। लेकिन स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी अपनी जगह पर कायम ही रहते हैं। तो इस तरह से हालिया बजट में आउटडेटेड पॉलिसीज़ में तब्दीली लाना, निजी सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना और मकामी कैपेसिटी में इजाफा करना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करना इस सेक्टर को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा कदम कहा जा रहा है। और यही प्राइम मिनिस्टर का न्यूक्लियर मिशन भी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी तेज़ी से तरक्की करने वाले हमारे मुल्क के लिए कितनी अहम है और हमारे मुल्क में इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में डायरेक्टर डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। भारत सरकार के वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर राकेश भंडारी जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर सौमित्र मुखर्जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मैं डॉक्टर राकेश भंडारी आपसे जानना चाहती हूँ। एटॉमिक एनर्जी की बात करते करते अब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने जिस तरह से एक रोड मैप दिखाया और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड मैप तक हम आ गए हैं। 2047 की हम बात कर रहे हैं और एक एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है इसको आप कैसे समझाएंगे? होमी जहांगीर बाबा ने अर्ली 1950s में कहा था कि हमको न्यूक्लियर पावर का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, लेकिन उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ये हमारी जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होगा या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो डेवलप हम करेंगे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए की जाएगी। तो उस वक़्त के प्रधानमंत्री ने उनको काफ़ी सपोर्ट दी और उनको पूरी फ्रीडम मिली कि किस तरह से वो न्यूक्लियर एनर्जी और रिलेटेड फील्ड्स का डेवलपमेंट करेंगे। और शुरू में एक छोटा सा रिएक्टर बनाया गया, अप्सरा रिएक्टर। उसके बाद जर्लीना बनाया गया, जो रिसर्च रिएक्टर्स थे। और धीरे धीरे करके हम लोग रिसर्च रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग रिएक्टर की तरफ गए। और अब ये है कि हमारा देश न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन इत्यादि करने में पूरा सक्षम है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी मैन पावर और एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। और प्राइवेट इंडस्ट्री भी काफ़ी सपोर्ट करती है। तो उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गए। और अब जो प्रधानमंत्री का जो न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन है, जहाँ तक मेरा विचार है, और ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत एक ऐसा कदम है कि जो हम इमीडिएटली उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड या फिर डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जी। और उनके इस मिशन को सफल करने के लिए हम बहुत कम समय में हम लोग उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। जी जी, आई एम श्योर बहुत ही कम समय में हम उन ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे हासिल। और प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ ये कि जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की और हम बात कर रहे हैं रिएक्टर्स की, और हम ये भी जान रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें हम ये चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का हम ज़्यादा इस्तेमाल भी बढ़ाएं। लेकिन ये हमारे जैसे मुल्क में जो कि एक डाइवर्स नेशन है,
जितनी भी जिस भी तरह की कंडीशंस हैं वो किस तरह से सपोर्ट करती हैं इस पूरे मिशन को, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की इसको? देखिए, ये भारतवर्ष के पास पूरे विश्व का 2% जो न्यूक्लियर मिनरल्स है, और उसमें भी 70% उस 2% का ये है झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो कोडरमा झुमरी तलैया वाला इलाका है। और उसमें जो शैल चट्टानें मिलती हैं, खास करके जो पेगमेटाइट्स और जो क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्स रॉक्स हैं, तो उसमें ये इसके रेडियोएक्टिव मिनरल बियरिंग टेंटेलाइट, कोलम्बाइट, बेरिलियम, ये इसके भंडार मौजूद हैं। हाँ, कुछ हद तक तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ छुपी हुई है। इसमें एक छोटी सी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि कई दशक पहले जब मैं वहाँ फील्ड वर्क कर रहा था अपने पीएचडी के लिए के शोध में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं गया और वहाँ कोडरमा रेलवे स्टेशन में उतरा और बाहर झुमरी तलैया, और वहाँ से फिर कई माइका माइंस से, ढाब माइका माइन, शांति माइका माइन, ये सब माइका माइन में हम लोग जो है चलते गए। और उसमें कई जगह पर हम लोगों ने अपना टेम्पररी एक डेरा भी डाला माइका माइंस में। ऐसे काम करते करते एक जगह था जोरासेमार और सपाही टोला गांव, आज भी हमें याद है। तो वहाँ पर कुछ जो है जंगल के अंदर, वहाँ पर कई बार भालू भी आ जाते थे, तो जंगल के अंदर कुछ जो है छोटे छोटे टीले थे काले रंग के, और उसके इर्द गिर्द पेड़ पौधे बिल्कुल कम थे या नहीं थे, और कुछ जो टीले थे उसके इर्द गिर्द पेड़ पौधे काफ़ी थे। तो फिर हमने सोचा कि वो काले टीले पर एक बार चलते हैं, लेकिन जो गांव का जो पत्थर ढोने वाला जो था रहता था मेरे साथ, वो जाने से मना कर दिया, क्योंकि नहीं वो प्रेत पहाड़ी है। तो मैंने फिर देखा मैप में, सर्वे ऑफ इंडिया में सही में वो प्रेत पहाड़ी लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा वहाँ क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ का एक चिड़िया भी नहीं जाता। फिर धीरे धीरे मैं अकेले वहाँ पर चलता गया, और जब मैं उस टीले पर किसी तरह से पहुँचा और वहाँ से कुछ पत्थर, काले काले रंग के पत्थर थे, उसको मैं कलेक्ट करके सैचल में अपने कंधे में डाल करके मैं वापस आ गया। कुछ दिनों बाद जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहुँचा, तो हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर अरूप देव, वो हमारे मतलब भूविज्ञान के प्रोफेसर थे बीएचयू में। उनके पास गाइगर मूलर काउंटर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या लाए हो तुम? मैंने कहा कि कुछ रॉक्स के सैंपल लाए हैं। तो कहा कि इसको अभी लेड पेपर में लपेटो। फिर लेड पेपर में लपेटा, फिर उसकी जब न्यूक्लियर फिजिक्स लेबोरेटरी बीएचयू में उसका जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो देखा गया कि वो न्यूक्लियर मिनरल से भरी हुई टेंटेलाइट कोलम्बाइट है। फिर दोबारा फिर उस एरिया में गए, फिर सैटेलाइट इमेजरी का हमने इस्तेमाल किया कि जहाँ जहाँ पर नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, वो एक एल्गोरिदम है, सैटेलाइट इमेज से निकालते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पर कम थी, और उस टीले में अंदर रेडियोएक्टिव मिनरल बियरिंग पेगमेटाइट थे, और उसमें जो यूरेनियम और भी कई थोरियम, ये सारे मिनरल का भंडार था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस तरह से कई जगहों पर आज भी झारखंड में रेडियोएक्टिव मिनरल का अथाह भंडार मौजूद है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर महोदय ने जो चीज़ कहा है, उसको मैं समर्थन में ये कहना चाहता हूँ कि हमें झारखंड के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उस पर अधिक से अधिक हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्निक है जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, इससे सबसे पहले हम जो है एयरक्राफ्ट से या सैटेलाइट से उसकी जानकारी ले कि किस जगह पर उसको, जैसे 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम उसकी जानकारी लें, फिर फील्ड में जाकर के उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें, फिर उसकी जियोक्रोनोलॉजी करें। इन सब चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप है ये। इन सब चीज़ों को अगर हम बिल्कुल जो एक एक्सपीरियंस्ड जो भूवैज्ञानिक है और सुदूर संवेदन में जिसका नॉलेज है, इसके सहायता से हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम सेल्फ डिपेंडेंट बने ये रेडियोएक्टिव मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में। जी जी। तो डॉक्टर अवनीश, आपसे भी मैं इसी का एक्सटेंशन चाहती हूँ। एक तो क्योंकि हम जब
बात कर रहे हैं कि सरकार ने और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से जो कहा है वो अपने आप में भी पाथ ब्रेकिंग के तौर पर हम उसको कह सकते हैं और नीड ऑफ आवर भी हम उसको कह सकते हैं। अलावा उसके एक जो हमारे व्यूवर्स के लिए मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ ये, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की भी बात करते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट? न्यूक्लियर एनर्जी और अभी जैसा डॉक्टर भंडारी ने बताया कि 53 के दशक में जब होमी भाभा जी ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी की परिकल्पना की थी, अब जाकर के वो समय आया जब उनके उस पॉलिसी के साथ हम लोग न्याय संगत निर्णय कर सकें। तो जहाँ तक प्रश्न है न्यूक्लियर एनर्जी के क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी होने का, यह कार्बन मुक्त और साथ ही साथ वेदर इंडिपेंडेंट क्लीन एनर्जी के तौर पर अकेली एक विधा है जिसके द्वारा आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाई केवल ये है कि अभी तक जो मिथ था जिसके कारण हम लोग मानते थे कि जैसे अभी मुखर्जी साहब ने बताया प्रेत पहाड़ी, उसके बारे में जानकारी का अभाव और कुछ दुर्घटनाएं घटी जिसके हम लोग मान लेते थे कि यह सुरक्षित नहीं है। इन सब मिथ्स को बस्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ें और जो वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं हैं और तब जबकि फॉसिल फ्यूल जो कार्बन आधारित हमारे पास संसाधन हैं उनके अब समाप्त होने का समय भी आ चुका है और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण अब हम विवश होकर के नेट कार्बन जीरो की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि मानवता खतरे में है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी ही एक अकेला सशक्त माध्यम बचता है, तब जबकि हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी का है वो लगभग 4.25% है। विश्व में 10% जो ऊर्जा उत्पादन है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू होता है और कुछ देश तो बहुत आगे हैं, 70% तक फ्रांस में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित है। तो प्रोफेसर मुखर्जी बता रहे थे, तो 3rd स्टेज में जो हमारे पास थोरियम का भंडार है, आपने बताया जो परसेंटेज 21% पूरे विश्व भर का जो थोरियम है मोनाजाइट के फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसके अनुसार हम लोग धीरे धीरे मॉड्यूलर रिएक्टर्स को स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर्स के द्वारा प्रतिस्थापित करें और 10% तक पहुँचें और आने वाले दिनों में थोरियम बेस्ड जो प्लांट्स होंगे उनके लिए भी हम लोग आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं। तो एक दशा बदली और अब प्रॉस्पेक्ट्स इस प्रकार से हैं कि हम लोग कार्बन मुक्त क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और वेदर इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये हम लोग अब रियलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। और डॉक्टर राकेश भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे हम कुछ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हमारा व्यूवर उसको कैसे समझे कि एक तो हमारा जो अभी जो प्रोडक्शन है वो कितना है? अगर रैंकिंग के तौर पर देखें हम बाकी मुल्कों से हम अपने आप को कहाँ पर उसमें पाते हैं, और जो हमारी स्पीड है या जिस तरह का विजन अब नज़र आ रहा है वो हमें कितना अचीवमेंट और दिलाएगा इस सेक्टर में, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ? देखिए, अभी इस समय हम लोगों का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है करीब 8000 मेगावाट के लगभग है, जो अभी हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं। और कुछ प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ प्लानिंग में हैं जिनके ऊपर काफ़ी कुछ काम हो चुका है, डिज़ाइन वगैरह और साइटिंग वगैरह का ये काम काफ़ी कुछ हो चुका है। तो अगले 8-10 साल में हम लोग लगभग 20 से 22 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। इसका मतलब है करीब 3 गुनी हो जाएगी 8 से 10 साल के अंदर। और जैसे अविनाश जी ने बताया कि 2050 तक हमें करीब 100 गीगावाट बिजली पैदा करनी पड़ेगी और अभी हम लोग 22 गीगावाट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा काम है। और लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास क्षमता है, मैन पावर है और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन ये अचीवेबल है, हम लोग कर सकते हैं। ओके। लेकिन जैसे अविनाश जी ने बताया कि कुछ देश जैसे फ्रांस 70% तक न्यूक्लियर पावर यूज़ करता है,
कुछ यूरोपियन देश 50 से 55 तक करते हैं, और हमारी तो करीब 4-5% ही है अभी, जिसको 10% तक बढ़ाना है। तो ये एक चैलेंज है लेकिन अचीवेबल है। तो उसमें हम मदद किन चीज़ों की ले रहे हैं? जैसे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत हद तक तो कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी वहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि लैग कर रहे हों। तो इसमें जो सरकार है उसी के सारे इनिशिएटिव्स हैं, या जो प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है उसको इंक्लूड किया जा रहा है? हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या है? क्योंकि गोल तो एक सेट है और वहाँ तक हमको जाना है। जी, देखिए अभी एट प्रेजेंट तो कुछ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स बना रहे हैं, लेकिन फंडिंग अभी तक सरकार से ही आती है। ओके। क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी रही है, और एटॉमिक एनर्जी एक काफ़ी सीक्रेट सा डिपार्टमेंट रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन एक कैपिटल इंटेंसिव वेंचर है, जिसमें बहुत फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें सरकार से तो फंडिंग मिलेगी, लेकिन वो सफिशेंट नहीं होगी, और प्राइवेट पार्टनर्स को आना ही पड़ेगा इस गेम में। और क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, और उनका इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। जी जी, इसमें बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स आने को उत्सुक होंगे अवश्य। बिल्कुल। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे रैंकिंग और उसकी मैं बात कर रही थी कि हम अपने मुल्क को कहाँ पाते हैं। जैसे फ्रांस का जिक्र हुआ कि वो 70% तक का जो प्रोडक्शन है वो करता है। हम अभी अगर उससे हम अगर कंपेयर करते हैं तो शायद हम काफ़ी पीछे हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट इज़ अबाउट कि हम किस तरीके से स्पीड अप कर रहे हैं अपने मामले को। और दूसरा ये भी कि बहुत टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्या हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है? दूसरे मुल्कों के साथ भी क्या हम बेहतर रिश्ते कायम कर रहे हैं? ख़ास तौर से क्योंकि ये हम जानते हैं कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिया ऑल्सो। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी पर या क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना है, और वो ज़ीरो जो वेस्ट है उस तरीके से हमको कर लेना है सब चीज़ों को, तो फिर उसके लिए शायद एक कलेक्टिव अप्रोच की भी ज़रूरत है। तो उसमें हम कहाँ पर हैं? बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर अविनाश पांडे जी ने बताया कि फ्रांस मतलब एक सशक्त इस दिशा में अपने आप को दिखाया प्रूव करके। तो उसका रीज़न यह है कि देखिए फ्रांस के पास जो एक सर्वेइंग का जो टेक्निक है वो बहुत ही एडवांस्ड है। यूरोपियन फ्लीट फॉर एयरबोर्न रिसर्च जो कंपनी है फ्रांस बेस्ड, तो उसमें उनके पास ये विधा कई दशक पहले से मौजूद थी कि जो एयरक्राफ्ट द्वारा ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अलग अलग मिनरल्स इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव मिनरल्स कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं। और हमारे देश में ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास 2 जगह पर इस तरह की हेलीकॉप्टर फैसिलिटी उपलब्ध है। एक तो बेंगलोर में है और एक रांची में है। तो अब इसकी हमें जो है उपलब्धता और बढ़ानी चाहिए। उसमें जो स्कैनर है, उसमें हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर, उसमें जो कि मतलब कि एग्जैक्ट तरीके से ये बता सके कि किस एरिया में कितने टनेज, क्योंकि हमें सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज़ की है कि टनेज और उसकी क्वालिटी, जो रेडियोएक्टिव मिनरल्स हैं उसकी क्वालिटी क्या हो, और उसमें पर टन कितना हमें मिलीग्राम या ग्राम हमें रेडियोएक्टिव मिनरल मिले। कई बार क्या होता है कि कुछ मिनरल्स हैं जैसे कोलम्बाइट, तो उसमें नियोबियम टेंटिलेट ऑक्साइड विथ H2O है उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो लैटिस हैं उसके बीच में यूरेनिल आयंस बैठे रहते हैं। तो उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो लेटेस्ट टेक्निक है, क्योंकि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन भी एक बहुत खर्चीला पद्धति है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बजाय हम बाहर से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो टेक्निक हमारे पास डेवलप हो जाती है, 2 चीज़ हैं, एक तो मिनरल कहाँ पर है वो आइडेंटिफाई करना, और मिनरल एक्सट्रैक्शन या और बेनिफिशिएशन, इसकी जो लेटेस्ट टेक्निक जो एडवांस कंट्री से हमारे पास आ जाए, और जो भी हमारे पास विधाएं हैं उसको और भी डेवलप करें,
तो उससे फिर हम सेल्फ सफिशिएंट कुछ हद तक हो सकते अभी हैं। कुछ MOUs हैं उस दिशा में, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो उन दोनों ही मुल्कों का एक आम सहमति बनाना, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होना, वो काफ़ी ज़रूरी है। है हमारा अभी कुछ हमारे देशों के खास साथ करके जो रेडियो एक्टिव मिनरल हैं उसमें तो हमारी जानकारी में इस तरह की MOU अगर है भी तो वो एटॉमिक मिनरल डिवीज़न के पास उसकी जानकारी है। तो वो चीज़ें, क्योंकि ये सब मिनरल रिसोर्सेज स्ट्रेटेजिक मिनरल होते हैं ना, तो इनकी जानकारी जो है साधारण मतलब कि टेक्स्ट बुक में उसके रेफरेंसेस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, उसी चीज़ को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी जी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ सर कि ये जो स्मार्ट मॉड्यूलर की हम बात कर रहे हैं, अवनीश जी से सवाल है मेरा कि स्मार्ट मॉड्यूलर की हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हैं अभी? तो जैसे सर जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास जो भंडार है वो एक तरीके से रांची में, या फिर जिसका उन्होंने जिक्र किया कि एक बेंगलोर में सर ने बताया, लेकिन नंबर ऑफ स्मार्ट मॉड्यूलर्स की हमको क्या ज़्यादा ज़रूरत है, या एडवांस टेक्नोलॉजी की हमको ज़्यादा ज़रूरत है, या पहले हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक मैपिंग कर लें कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके ऊपर हम एफर्ट लगाएं बाद में? इसके बारे में क्या बताएंगे आप हमें? पहले तो हम लोग अपने देश का सिनेरियो जानने का कोशिश करें। 2047 तक हम विकसित भारत के तौर पर अपने को देखना चाहते हैं। 2070 तक नेट कार्बन जीरो करना है। और जहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रश्न है, तो डेवलप्ड कंट्री के लिए जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एनर्जी कंजम्पशन का मानक है वो है 2400 किलोग्राम ऑयल इक्विवेलेंट। इतना एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए। इतना एनर्जी कंजम्पशन अगर आप प्लान करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 30,000 टेरावाट चाहिए। इतनी ऊर्जा आपको उत्पन्न करनी है। और अभी प्रोफेसर भंडारी साहब ने बताया कि हमारे पास इसका जो प्रतिशत है, परसेंटेज, वो लगभग 1/5 1/4 के आसपास हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जब आप विकसित भारत के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी अदर दैन रिसर्च रिएक्टर्स, जिसके बारे में डॉक्टर भंडारी अभी ने बताया कि कहाँ कहाँ पर हमने कहाँ से शुरुआत की जी। तो छोटे छोटे प्लांट्स, और चाहे वो ग्रीन फील्ड हो चाहे वो ब्राउन फील्ड हो। ग्रीन फील्ड का मतलब नए प्लांट्स लगाना, ब्राउन फील्ड का मतलब कि जहाँ पर ऑलरेडी पावर प्लांट एक्सिस्ट करता है, वो कोल फायर्ड है लेकिन वो धीरे धीरे रिटायरिंग है, उनको कुछ दिनों बाद आपको बंद करना पड़ेगा। तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, जहाँ पर टरबाइन है, जहाँ पर पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट को, जो अभी थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड था, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द मॉड्यूलर स्मॉलर वन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। तो अभी हम लोग ने जो जिस MOU की बात आप कर रही थी और जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़े हैं, वो 16 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट के ऊर्जा उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स हमको लगाने हैं। तो हम लोग प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं जहाँ पर आवश्यकता। अब आएगा निवेश कहाँ से कोई करे। तो ऑब्वियसली जो लोग कैपिटल इंटेंसिव, खास करके एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र फॉर एग्जांपल, उनके पास वो प्लांट्स लगे हैं जो कोल फायर्ड थे। अब उसको रिप्लेस करने के लिए अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, इकोसिस्टम इस प्रकार से उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें, न्यूक्लियर एनर्जी को ऑप्ट करें, तो उनके पास काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है। केवल आप उस प्लांट को हटाएंगे और उसकी जगह पर एक मॉड्यूलर प्लांट, और मॉड्यूलर प्लांट का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ऑन द साइट उस रिएक्टर को ना बना करके कहीं और फैक्ट्री में बनाएं आप, और फैक्ट्रीज में उनको मॉड्यूल्स में बना करके उसके बाद उसको आप ले जा करके उस स्थान पर लगाएं जहाँ पर उसकी आवश्यकता, जहाँ पर उसको पावर प्रोडक्शन करना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि उसके जितने कंपोनेंट्स होंगे, मॉड्यूलर के मॉड्यूल्स जो बनेंगे, उनमें लोग भागीदारी करेंगे, अपना निवेश करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि मॉड्यूलर है तो 16 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की संभावना है। तो ऐसी जगह पर आप पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पावर इंटेंसिव या कैप्टिव पावर की बात हम करें, उन जगहों पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले तो हम लोग अगर फेज आउट करें जो ब्राउन फील्ड में है, और आने वाले दिनों में ग्रीन फील्ड के लिए जाएं,
तो ऐसी स्थिति अगर बने तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास अनंत संभावनाओं का एक देश, जहाँ पर हम अपने जो आइडियल्स हैं जिनके लिए हम उनको पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो 2047 हो चाहे 2070 हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ये सारे जो उपागम हैं वो हमको हेल्प करेंगे उनको अचीव करने के लिए। सर मैं आपके पास आऊँ उससे पहले प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ तो सेल्फ रिलायंट होना कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें अपने आप में, और दूसरा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं अपने हवाले से कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये बेहद ज़रूरी है, 2047 के लिए भी ज़रूरी है, और नेट कार्बन ज़ीरो जो हम 2070 का हमने एक लक्ष्य दिया है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। हमारा जो एक आम शहरी है, जो हमारा व्यूअर है, उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आज हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं या आज न्यूक्लियर एनर्जी में हम जहाँ खड़े हैं, और जब हम 10 साल आगे 15 साल आगे जब हम एक रोड अहेड जाने की बात कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दील हो जाएगा, क्या बदलेगा उससे? बहुत बड़ा तब्दील होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अनइंटरप्टेड जब पावर सप्लाई आने लगेगा, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, तो पूरी हम लोगों का एक तरह से, जैसे प्रोफेसर पांडे ने बताया कि भाई हम लोग 2047 तक चाहते हैं कि एक विकसित देश के रूप में उभरें। तो वो विकसित और विकासशील दोनों में हम लोगों का बस इतना ही फ़र्क है कि हम लोग किस तरह से एनर्जी सफिशिएंट बने। और इस दिशा में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सुझाव है या कदम है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और उस दिशा में अगर हम काम करना चाहें तो सबसे पहले हमें जो अपने देश में जो रिसोर्स है, जो रेडियो एक्टिव मिनरल के भंडार हैं, उसको हमें एक्सप्लॉइट करना होगा। क्योंकि बाहर से अगर हम मंगवाएं तो कई बार क्या होता है कि जो उसकी क्वालिटी वो इन्फीरियर क्वालिटी की आ सकती है। दूसरा है कि इतना महंगा होगा कि हमें वो पर कैपिटा अगर उसका हम जोड़ें तो वो काफ़ी वो महंगा साबित होगा हमारे देश के लिए। तो अगर हमारे देश में अगर वो संसाधन है तो इसमें कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जा सकता है इस दिशा में। और उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो उसके साथ जो एसेसरीज दूसरे मिनरल हैं, जैसे बाहर से अगर हम परिशोधित यूरेनियम मंगवाते हैं तो वो सिर्फ यूरेनियम ही आएगा और महंगा आएगा। लेकिन हमारे देश से अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन हम करते हैं तो यूरेनियम के साथ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नियोबियम आ जाएगा, टेंटलम आ जाएगा। जैसे जो पेगमेटाइट जिसके बारे में हमने बताया, तो उसमें जो एक ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे उन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया था, रेडियो एक्टिव बैरन पेगमेटाइट और माइका बियरिंग पेगमेटाइट, क्योंकि उनको भी उस समय रेडियो एक्टिव मिनरल के बारे में पता नहीं था जिस समय ब्रिटिश राज यहाँ चलता था। लेकिन बाद में जब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटॉमिक मिनरल डिवीजन ने काम करना शुरू किया तो फिर उन्होंने देखा कि ये रेडियो एक्टिव मिनरल बियरिंग पेगमेटाइट अलग है, और उसी के साथ जो बेरिलियम ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता था, हरे हरे रंग के मिनरल। बाद में देखा गया कि ये भी बहुत कीमती मिनरल हैं। फिर कुछ वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनको पता है, जैसे हमें याद है एक पेड़ वहाँ पर होता है हजारीबाग में, उसको लोकल नाम है सालान, और वो जो है बायो इंडिकेटर है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर वो पेड़ होगा वहाँ पर रेडियो एक्टिव मिनरल पाया जाएगा। और उसमें जो उसके पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो है थोड़ा सा जैसे वो ट्यूमरस टाइप का हो जाता है। तो वो क्या है कि जो उस जगह की जो परिस्थिति है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी स्टडी किया जाए, तो जिससे हमें जो नए जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये काफ़ी डीप सीटेड भी हो सकते हैं, उसके लिए फिर हमें जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपकी ग्रेविटी और मैग्नेटोटेलुरिक, ये जो दो मेथड है, उससे हमें डीप सीटेड रेडियो एक्टिव मिनरल के बारे में भी आइडिया लग सकता है कि कहाँ पर है। लेकिन इस दिशा में कदम जो है भारत सरकार उठा रही है, और उसमें जो इन विभागों को भी इतना मजबूत करना चाहिए कि हम बिल्कुल कोई भी मिनरल रिसोर्सेज है वो मतलब अनअटेम्प्टेड ना हो। उसको हम लोग पहले देखें कि उसके रिसोर्सेज में कितना मिनरल है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम इकोनॉमिकली, फिर उस दिशा में उसको एक्सप्लोरेशन चालू करें। ओके सर, लेकिन सर्वे पहले जरूरी है। जी डॉक्टर राकेश भंडारी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो माइंडसेट की बात होती है कि जो हमारे बाकी प्लेयर्स जो अगर इसमें आना चाहते हैं, तो राकेश जी से सवाल करना चाहती हूँ मैं ये कि, और दूसरा एक एजेंडा हमारा जो है, तो हमारी सरकार का या जो इस सेक्टर में है उनके बारे में मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि
हम एनर्जी के सेक्टर में सिक्योरिटी चाहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या हम इसमें एक एडवांसमेंट के साथ ग्रोथ चाहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये हमको किस तरीके से जो हमारे गोल्स हैं, चाहे वो 2040 का 2047 का गोल है, वहाँ तक ले जाने में हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाउ? देखिए, आपने जैसे कहा कि एक तो ज़रूरी है कि हम अपनी जो फॉरेन के जो एक्सपर्ट्स जिन लोगों ने इस दिशा में काफ़ी काम कर चुके हैं, वो लोग डेवलप कर चुके हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वगैरह, तो उनसे कोलैबोरेट करके हम जल्दी सीख सकते हैं और टेक्नोलॉजी ला के हमको उस अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी मदद मिल सकती है और हम जल्दी कर सकते हैं। ओके। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिजिनसली भी अब इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप कर सकें, क्योंकि इंटरनेशनली जो क्लाइमेट होती है, जो उस क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मौसम की, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट्स कैसे बदलती हैं और किस तरह से हमारे देश के ऊपर असर पड़ता है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। वो एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपने पूछा था जी, मैं इसलिए भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर हम बैंक करते हैं दूसरी कंट्रीज़ पर। जी, और अगर हम सिक्योर हैं, हमारे पास वो रिजर्वेयर है, या हमारी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, तो वो हमारे मुल्क पर किस तरीके से असर डालेगा? जी, वो तो बहुत एसेंशियल है, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों की हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं हमारे देश की, हमने इंडिजिनसली हमको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी चाहिए और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अब ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो ठीक है, ये एक पार्ट है, और हमें शायद ये बड़े रिएक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, जो अभी तक हम जो जिनको कहते हैं लार्ज रिएक्टर्स हम बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और लगा रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जी। तो लार्ज रिएक्टर की टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हम लोगों ने अचीव कर ली है, हम लोग इंडिजिनसली अचीव कर ली है और हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 2050 तक, 2047 तक, जी, उसको अचीव करने में उसको एक्सेलरेट कर देगा। मतलब थोड़ा समय कम लगेगा उसमें। जी। तो वो भी एसेंशियल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अब जाना चाहेंगे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जैसे अविनाश जी ने कहा था कि थोरियम एक्सप्लोटेशन जो है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए, उसका वो बहुत ही एसेंशियल है। और हमारे देश ने वो टेक्नोलॉजी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, वो उसमें हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच गए हैं। शायद विश्व में रूस दूसरा देश है जिन्होंने इस हद तक पहुंचे हैं। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ऑफ कोर्स जो शॉर्ट टर्म जो हम बात कर रहे हैं मिशन की 2050 तक, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उसमें हमें थोरियम टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा और ये सारी हमें अपने देश में ही विकसित करनी पड़ेगी। जी। तो अविनाश जी, स्मॉल मॉड्यूलर की हम बात करें तो इसमें कोई एरिया स्पेसिफिक है या इसमें किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मतलब कैसे ये तय किया जाए, कैसे ये मेक श्योर किया जाता है कि जहाँ पर रिजर्वेयर हो सकता है वहाँ पर, या फिर उसका कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, बाकी और सारी जो भी मुश्किलें हो सकती हैं। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम इतना आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके फिर चैलेंजेस जो हैं वो थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या हैं, या उनके ऊपर हमारा जो एक काम है वो पूरा हो गया है और वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हर्डल नहीं है हमारे लिए। ये छोटे रिएक्टर्स हैं और 300 मेगावाट तक अगर आप लें तो मॉड्यूलर डिज़ाइन कई प्रकार की हैं। इसमें तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उनका हम टेक्निकल नाम यहाँ पर लेकर समय नहीं व्यर्थ करेंगे जी। लेकिन जहाँ तक हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, उन
स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाने की, तो उनके तमाम कंपोनेंट्स हम स्वयं बना सकेंगे। ओके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी प्रोफेसर मुखर्जी ने भी बताया कि फ्यूल फैब्रिकेटर्स, हमको ऐसे भी लोग चाहिए होंगे, एक नया विधा खुलेगा, एक नया आयाम खुलेगा जहाँ पर उन रिएक्टर्स को, SMRs को फ्यूल कौन सप्लाई करे। उसका जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वो भी सामान्य सिविल कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट होगा, है ना। तो इस प्रकार के तमाम ऐसे विधाएं हैं जो कि नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात इसके साथ साथ जुड़ा हो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी और एनवायरनमेंट। तो जब आपने पूछा कि इनके लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो हमको पानी की उपलब्धता वहाँ होनी चाहिए, है ना। वहाँ पर वो रिएक्टर लगाने के लिए स्थान उपयुक्त, उसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग करनी चाहिए। कॉस्ट लाइन ज़्यादा अच्छा है फिर उस हिसाब से। जी, तो उसके अनुसार हम लोग उन जगहों को तय करेंगे कहाँ पर हम ये SMRs लगाएंगे, बनेगा कहाँ। ये तो चूँकि इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार मॉड्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कई जगहों पर बन करके असेंबल हो करके उनको ले जाया जाए और वहाँ पर लगा दिया जाए। और अभी आप आत्मनिर्भरता की बात कर रही थी, आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण, अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तो सडनली ऑयल की सप्लाई पर रोक लग गई। राइट। किसी तरह से भारतवर्ष ने अपना कार्य चलाया। जर्मनी एक उदाहरण है जहाँ पर ऑयल की सप्लाई समाप्त हो गई और किन्हीं कारणों से, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा अभी क्लाइमेट की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्लाइमेट, उनको मना कर दिया गया था कि तुम न्यूक्लियर रिएक्टर मत चलाओ। तो उनके पास रिएक्टर थे भी, वो बंद कर दिए गए थे। और जब अचानक क्राइसिस उत्पन्न हुई कि उनके पास पावर नहीं है और वो ठंडे देश हैं, वहाँ पर उनको अपने को गर्म रखने के लिए भी विद्युत चाहिए, तो ऐसी स्थिति में खुद सर्वाइवल उनके लिए प्रश्न चिन्ह था। तो उनको कहाँ से बिजली खरीदनी पड़ी? फ्रांस से। तो जिसके लिए वो डिटेस्ट करते थे कि हमको न्यूक्लियर एनर्जी नहीं यूज़ करना चाहिए, बाद में वही एनर्जी, वो न्यूक्लियर एनर्जी फ्रांस से खरीद करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और वहाँ के वैज्ञानिक भारतवर्ष में कई संस्थानों में आए कि साहब हमारे इक्विपमेंट्स जो न्यूक्लियर एनर्जी के, जो उनके पास एक्सपेरिमेंट्स थे, वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने को गर्म नहीं रख सकते तो जो डिटेक्टर्स हैं उनको कैसे कूल रखें, एनर्जी नहीं है उनके पास। वो चाहते थे कि वो यहाँ पर कहीं ला करके अपने वैज्ञानिकों के लिए एक स्थान दे दे जहाँ पर वो अपने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की बात सोच सकें, जो उनके पास इक्विपमेंट है वो सर्वाइव कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पर आप निर्भर अगर आप रहेंगे तो जब भी कहीं सप्लाई कट हुई तो आपके पास, और जब सप्लाई का मतलब एनर्जी की सप्लाई, चैलेंज आ जाएगा आपके तो आपके सामने समक्ष तमाम तरह की चुनौतियां होंगी। प्रोडक्शन रुकेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न होगी, लोगों के रोजगार उससे प्रभावित होंगे। तो आत्मनिर्भरता, और विशेष करके ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो एक अपरिहार्य है, उसको आप रोक नहीं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत राइट इस समय पर, बहुत अच्छे समय पर ये स्टेप लिया गया। हालांकि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लैग कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि हमको बड़े रिएक्टर्स बनाने चाहिए, थोरियम बेस्ड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन इस शुरुआत से जैसे ही जो निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। जो अभी मन में एक प्रकार की भ्रांति है कि न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब कहीं पर रिसाव हो और कहीं पर कोई विखंडन के कारण कोई अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जैसा कि नाम हम लोग अचानक मुंह से निकल ही जाता है, फुकुशिमा हुआ, चेरनोबिल हुआ, उस तरह की घटना। अब हम लोग सक्षम हैं उन सब घटनाओं को रोकने के लिए। और किसी भी एक LPG का सिलेंडर भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी अगर प्रिकॉशंस आप नहीं लेंगे तो उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में कंट्री इज कैपेबल, लोग यहाँ के खास करके मेधा में कहीं कोई कमी नहीं है जहाँ पर हम लोग इस प्रकार की चीज़ें स्वयं ना कर सकें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआत में जिस सैटेलाइट इमेजिनरी और इमेजिनिंग और उस सब की आपने बात की, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मॉड्यूलर्स और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेयर और सब का जिसका शुरुआती तौर पर हमने जिक्र किया वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस हवाले से भी हम ये शायद कह सकते हैं कि हम उस सेक्टर में तो शायद काफ़ी एडवांस हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स और वो सब चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई हैं आज। और उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट क्या इस सेक्टर को मिल रहा है अभी? देखिए, हम लोग जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और विश्व स्तरीय काम हम लोगों ने करके भी दिखाया। जैसे चंद्रयान हो या मंगलयान हो, इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन हमें उसमें
थोड़ी सी और हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। एक हमें एक डेडिकेटेड एक हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की आवश्यकता है फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। ओके, मतलब ये सिर्फ उस पे ही नहीं, ये हाइपर स्पेक्ट्रल जो रिमोट सेंसिंग है, जैसे उसमें जैसे मान लीजिए कि एक सेंटीमीटर के अंदर जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम छोटे छोटे और भी पार्ट करें, उसमें अगर हम 100 भाग तक उसको विभाजित करें, तो ये है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। तो उसमें अगर हम अलग अलग जो वेवलेंथ बैंड है उसके विधि से अगर हम एग्जैक्टली सही जगह पर कहाँ पर वो मिनरल हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो बहुत जल्द हम इस चीज़ को अपने आप में वो कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर वो एग्जैक्टली कितना वो रिसोर्स है और कहाँ पर है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये सिर्फ हमारे मिनरल एक्सप्लोरेशन में ही एक हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग काम नहीं आएगा, ये वेजिटेशन एक्सप्लोरेशन में, वाटर, सॉयल, ये सारी चीज़ों में ये काम आएगा। इसके बहुआयामी इसके साइंटिफिक अचीवमेंट हो सकते हैं। तो इस दिशा में हमें लगता है कि जो एक सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग की सहायता से हम जो है ये मिनरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उस जगह की जो अगर हम एक्सप्लोरेशन करें तो उस जगह की जो पर्यावरण है उसके संतुलन कहाँ तक बनाए रख सकते हैं। क्योंकि एक कोई चीज़ एक्सप्लोर करना और उसके साथ जो पर्यावरण का तालमेल बैठा के चलना, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के डेट में। क्योंकि विदेशों में कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जैसे अफ्रीका में भी जो एक्सप्लोरेशन किए गए हैं उसमें तो बाहर की कंपनी जाकर के एक्सप्लोरेशन करती है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि भाई इससे वहाँ के लोकल लोगों को हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। ये जो रेडियोएक्टिव मिनरल है इसको जब अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो वो आसपास के जो लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके हेल्थ पर आंच नहीं आनी चाहिए। फिर उसमें जो गार्बेज है जिसको अगर एक सही जगह पर रखना चाहिए, उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए कि जिससे ये वो पानी को, भूमिगत जल और सतही जल को प्रदूषित करे। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और तभी हम इस दिशा में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ओके, सतत विकास कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर राकेश भंडारी जी, आपसे यही थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन मैं चाहती हूँ, क्योंकि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि हम जहाँ पर भी हम कुछ काम करना चाहते हैं वहाँ पर चाहे हमें लैंड की ज़रूरत है या और तरह के जितने भी वहाँ पर हमें सलाहियत चाहिए है उन सब की ज़रूरत है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में जब एक डायरेक्ट मैसेज के तौर पर जाता है तो देयर इज़ ए मिसकंसेप्शन ऑल्सो, तो वो क्लियर रहे, उस तरह की चीज़ें ना हो, तो उसके लिए कोई ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत है? उसके लिए हाँ, ये जैसे आपने बताया कि मिसकंसेप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ये तो जहाँ तक मेरा विचार है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। जैसे अब कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना होता है जैसे हमारे देश में, तो वहाँ उस साइट पर पहले जाके आसपास के सब लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, और कि मतलब ये सेफ़ है और आपको कोई इससे खतरा नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फिर वहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह भी दी जाती हैं पढ़ाने की बच्चों को, और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि लोग कंफर्टेबल हों। तो ये एक लार्जर स्केल पे अब किस तरह से किया जाएगा, आई कैन नॉट से। जी जी, एक अवेयरनेस लेकिन नहीं, मैं इसलिए भी जानना चाह रही थी, शायद आप उसका जवाब दे पाएँ प्रोफेसर सौमित्र, कि कई बार जब केमिकल प्लांट भी हम लगाते हैं या मेडिसिन के लिए अगर कुछ हो रहा है या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि किसी भी तरह का कोई रिएक्शन हो सकता है जो कि अनसेफ हो सकता है सिटीजन्स के लिए, तो वैसे में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो एक ये बड़ा एक रोड हमको नज़र आ रहा है, एक बड़ा विजन हमको नज़र आ रहा है, उसमें किसी तरह का कोई हर्डल ना हो। बिल्कुल, उसमें तो जैसे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम, उसकी तो आवश्यकता है ही अपने आप में, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती है वो जो पेड़ पौधों पर भी असर डालती है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इन चीज़ों का पेड़ पौधों पर तो कोई असर नहीं हो रहा है,
तो अगर पेड़ पौधों पर असर हो तो हमें भी सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर भी ह्यूमन बीइंग या दूसरे जो जानवरों पर भी उसके असर हो सकते हैं। जैसे चिड़िया हैं, कई जगह जैसे अभी आपको मालूम होगा कि जो स्पैरो हैं, जो गौरैया, वो कम हो गए। तो लोग ये बताते हैं कि ये जो जब से ये मोबाइल फ़ोन का ये हुआ है, जो तब से जो है इन पर जो है असर पड़ा है। तो ये कई चीज़ें हैं कि जो पहले हमें जो पर्यावरण में जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोग इतने स्वार्थी ना बने। हमें पहले पेड़ पौधे, दूसरे जानवर, पक्षी, उनके ऊपर अध्ययन करें कि भाई उन पर क्या असर हो सकता है। अगर उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी। जी, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ बढ़ें, और एक जो विजन है सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इस बातचीत के बाद काफ़ी कुछ जानकारियाँ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हासिल हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, स्टूडियो में आया वक्त निकाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं DD Urdu Specials @gmail.com पर। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।